नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब और मजबूत हुआ किसान आंदोलन। ऑल इंडिया किसान सभा ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को समर्थन देने की कर दी घोषणा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर भ्रष्टाचार के मामले में फंसती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। एमसीडी में 2500 करोड़ के घोटाले को लेकर सीएम केजरीवाल का भाजपा पर हमला और कर दी है इस घोटाले में सीबीआई जांच की मांग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रदर्शनकारी किसानों पर 50-50 लाख के मुआवजे के मुकदमे ठोक रही है भाजपा सरकार, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ऑल इंडिया किसान सभा ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया किसान सभा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ वह भी जुड़ेगा। आईकेएस के नेता अजीत नवेल और अशोक धावले, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर डीएम ददार और सुनील मालुसरे ने नासिक में यह घोषणा की। धावले ने कहा, तीनों कानूनों का लक्ष्य उद्योगपतियों को किसानों की कीमत पर मुनाफा कमाने की अनुमति देना है। उनका विरोध करने के लिए हम 21 दिसंबर को नासिक से रवाना होंगे और प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। हजारों किसानों के हमसे जुड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा, किसान रैली नासिक से शुरू होगी और 22 दिसंबर को धुले में एक जनसभा होगी। किसान 1266 किलोमीटर की यात्रा कर दिल्ली पहुंचेंगे और 24 दिसंबर को प्रदर्शन में शामिल होंगे। हम अपने साथ राशन लेकर जाएंगे ताकि हम वहां अधिक समय तक ठहर सकें। उन्होंने कहा कि नए कृषि विपणन कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा नहीं करते, इसलिए उनका संगठन इन कानूनों के खिलाफ है। हजारों किसान 3 सप्ताह से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गतिरोध दूर करने के लिए केंद्र और 4 किसान संगठनों के बीच 5 दौर की औपचारिक वार्ता हो चुकी है, लेकिन किसान संगठन इन कानूनों को वापस लेने का मांग कर रहे हैं। धावले ने कहा कि आईकेएस और संबंध संगठन विद्युत विधेयक 2020 का भी विरोध करेंगे। उन्होंने दावा किया कि यह इस क्षेत्र के निजीकरण के लिए है, जिससे लोगों का बिजली बिल बढ़ जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एमसीडी में 2500 करोड़ के घोटाले को लेकर सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर हमला की सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन नगर निगमों में 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि जो भी दोषी है उनको सख्त सजा दी जाए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर 2500 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में अपने संबोधन में कहा कि ये 2500 करोड़ किसका पैसा था? ये सफाई कर्मचारियों का पैसा था। अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला ना होता तो सफाई कर्मचारियों, डॉक्टरों को उनकी तनख्वाह समय पर मिल सकती थी। इतना ही नहीं, दिल्ली सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आज विधानसभा में चर्चा हुई कि किस तरह से भाजपा शासित नगर निगम में 2500 करोड़ का घोटाला हुआ। ये दिल्ली के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी है उनको सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी ने जो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, ये 2500 करोड़ रुपए किसका पैसा था? ये पैसा सफाई कर्मचारियों, डॉक्टर्स और नर्सेस का पैसा था। केजरीवाल ने कहा कि हमारे यहाँ 2 बार सीबीआई रेड हुई, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि दाल में कुछ काला नहीं था। लेकिन जब हमने 2500 करोड़ के इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की तो इन्होंने चोरी करने वालों की जगह जांच की मांग करने वालों को ही पकड़ लिया। इसका मतलब पूरी की पूरी दाल ही काली है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि एमसीडी में 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं था। उन्होंने इसे दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। साथ ही इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारी किसानों पर 50-50 लाख के मुआवजे के मुकदमे ठोक रही बीजेपी सरकार, अखिलेश ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संबल जिले में किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों को नोटिस भेजकर 50,000 का मुचलका भरने के लिए कहा गया है। जिले के 6 किसान हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है। पहले इन्हें 50 लाख के नोटिस भेजे गए थे, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर 50,000 कर दिया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोकने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट किसानों का अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट से प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों पर प्रति किसान 50-50 लाख के मुआवजे के मुकदमे ठोक रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसी जनविरोधी सरकार आज तक नहीं आई। सपा अध्यक्ष ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा
उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदर्शनकारी किसानों पर प्रति किसान 50-50 लाख के मुआवजे के मुकदमे ठोक रही है, जबकि उच्चतम न्यायालय किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वैधानिक मान्यता दे चुका है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी जितनी जनविरोधी सरकार आज तक नहीं आई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के बाद अडानी ने खोला किसानों के खिलाफ मोर्चा, आंदोलन के विरोध में शुरू किया विज्ञापन अभियान। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के विवादित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन में अपना नाम गूंजने के बाद अब अडानी समूह ने आंदोलन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अडानी समूह ने उत्तर भारतीय और पंजाब के अखबारों में विज्ञापन देकर अपनी सफाई पेश की है। समूह ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान कल्याण के लिए काम करने वाली कंपनी को निहित स्वार्थों द्वारा बदनाम किया जा रहा है। अडानी समूह ने लोगों से इस दुष्प्रचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। पंजाब के प्रकाशनों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापनों में अडानी समूह ने अपने खिलाफ चल रहे कथित अभियान को दुष्प्रचार के साथ ही झूठा भी करार दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अडानी समूह किसानों से सीधे तौर पर खरीद करता है और जमाखोरी करता है। यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि अडानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों का शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा अडानी समूह द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि का अधिग्रहण करने के बारे में भी खूब बातें हो रही हैं। पूरे पृष्ठ के विज्ञापनों के माध्यम से अडानी समूह ने स्पष्ट किया है कि कंपनी की भंडारण की मात्रा तय करने और अनाज के मूल्य निर्धारण करने में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वह केवल FCI के लिए एक सेवा बुनियादी ढांचा प्रदाता कंपनी है। FCI किसानों से खाद्यान्न खरीदता है और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निर्मित साइलों में इन्हें संग्रहित करता है। निजी कंपनियों को भंडार स्थान के निर्माण और भंडारण के शुल्क का भुगतान किया जाता है, लेकिन इनके स्वामित्व के साथ साथ इसके विपणन और वितरण का अधिकार FCI के पास है। बंदरगाह से लेकर ऊर्जा कारोबार से जुड़ी कंपनी ने स्पष्ट किया है कि अडानी समूह किसानों से अनाज खरीदने में संलग्न नहीं है और न ही वह अनुबंध खेती में शामिल है। इसके अलावा यह बात भी स्पष्ट की गई है कि वह कृषि भूमि का अधिग्रहण भी नहीं करता है। समूह ने कहा है कि वह न तो किसानों से खाद्यान्न खरीदता है और न ही खाद्यान्न का मूल्य तय करता है। वह केवल अनाज भंडारण के लिए सैलो विकसित करती है और इसे संचालित करती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कर्फ्यू या लॉकडाउन लागू करने की घोषणा पहले से की जाए। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान देश के कई हिस्सों में कई बार लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया गया। वहीं इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कर्फ्यू या लॉकडाउन लागू करने के किसी भी निर्णय की घोषणा पहले की जानी चाहिए, ताकि लोग अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले प्रावधान कर सके। कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में केंद्र व राज्य सरकारों ने लॉकडाउन व संपूर्ण कर्फ्यू लगाए जाने की घोषणा की थी। वहीं अभी देश के कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है। बता दें कि देश में अभी भी कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते राज्य सरकारें अपने यहाँ कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नाइट कर्फ्यू लागू करने की घोषणा करती रहती है। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई टिप्पणी इसी को लेकर है कि जो भी राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की घोषणा करें वो पहले से की जाए, ताकि आम जनता को इसके लिए पहले सुचारू रूप से प्रावधान कर सके और उन्हें कोई परेशानी ना हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र बंगाल सरकार में ठनी, कोरोना का हवाला देकर डीजीपी चीफ सेक्रेटरी का दिल्ली आने से इनकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक के मामले में ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को आज फिर तलब किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों ने ही दिल्ली आने से इनकार कर दिया है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को आज शाम 5 बजे तक गृह मंत्रालय दिल्ली में बुलाया गया था। बता दें कि ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना का हवाला देकर इन दोनों अधिकारियों को दिल्ली आने में असमर्थता जताई। हालांकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के लिए तैयार हैं। मालूम हो कि कल ही MHA ने बंगाल सरकार को दूसरी बार पत्र लिखकर 3 IPS अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिल्ली भेजने को कहा था, जिस पर कोई जवाब नहीं मिला था। ऐसे में कहा जा रहा है कि यदि राज्य फिर से अधिकारियों को कार्यमुक्त करने से इनकार करता है तो कानूनी राय ली जाएगी। इसके लिए IPS कैडर नियम 1954 के नियम 6 का हवाला दिया गया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने जेपी नड्डा की 9 और 10 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में हुए रोड शो के दौरान पथराव और हमले की सुरक्षा चूक को लेकर पश्चिम बंगाल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से जवाब तलब किया था। बाद में उनको दिल्ली बुलाया गया, लेकिन राज्य सरकार ने उनको भेजने से इनकार कर दिया। फिर जब 3 IPS अधिकारियों को दिल्ली बुलाया तो फिर से राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। ऐसे में इस मसले पर राज्य और केंद्र के बीच टकराव बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानहानि मामले में भाजपा नेता मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, समन रद्द करने से इनकार। जी हां दोस्तों, उच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि के मामले में आरोपी व भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेंद्र गुप्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने भाजपा नेताओं की इन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा बतौर आरोपी जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की थी।
स्कूल भवन व कक्षाओं के निर्माण में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा सांसद तिवारी, विधायक गुप्ता व अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का यह मुकदमा दर्ज कराया है। सिसोदिया ने आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताते हुए भाजपा नेताओं पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है। जस्टिस अनु मल्होत्रा ने भाजपा नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय 7 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया था। तिवारी और गुप्ता की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय से कहा था कि निचली अदालत द्वारा जारी समन ऐसे साक्ष्य पर आधारित है जिसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि इसलिए निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द किया जाना चाहिए। निचली अदालत ने 28 नवंबर 2019 को तिवारी और अन्य के खिलाफ समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। इस मामले में निचली अदालत ने तिवारी व गुप्ता के अलावा भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा, हंसराज हंस, विधायक मजिंदर सिंह सिरसा व पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ भी बतौर आरोपी समन जारी किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में लहराए भाजपा के कथित घोटाले के बैनर। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का विशेष सत्र शुक्रवार तक बढ़ा दिया। दूसरे दिन भी इसकी शुरुआत हंगामेदार रही। दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भाजपा पर नगर निगम में 2500 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप लगाते हुए सदन में बैनर लहराए। आप विधायकों ने जो बैनर पकड़े थे उस पर लिखा था कि भाजपा ने किया 2500 करोड़ का घोटाला, भाजपा वालों को जेल भेजो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आईपीएस मामले में ममता को केजरीवाल का साथ। दिल्ली सीएम बोले, राज्य के अधिकारियों में दखल दे रहा केंद्र। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की जंग से पहले केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बीते दिनों हमला हुआ, जिसके बाद केंद्र ने 3 आईपीएस अफसरों को दिल्ली वापस बुलाया, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें भेजने से इनकार किया है। अब इस पूरे विवाद पर ममता बनर्जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ मिला है। केजरीवाल ने ममता का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि बंगाल के प्रशासन में केंद्र द्वारा दखल देना बिल्कुल गलत है। चुनाव से पहले ये केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश है। ऐसा कदम उठाकर संघीय ढांचे पर हमला किया गया और उसे कमजोर करने की कोशिश की गई है। बता दें कि खुद दिल्ली सरकार भी कई बार अफसरों के पोस्टिंग ट्रांसफर के मसले पर केंद्र से भिड़ चुकी है। दरअसल दिल्ली सीएम ने ममता बनर्जी के उन ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बयान दिया है जिसमें बंगाल की सीएम ने केंद्र पर करारा वार किया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार द्वारा 3 आईपीएस अफसरों की दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पूरी तरह गलत है और राज्य सरकार के अधिकारों का उल्लंघन है। ममता ने कहा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह के फैसले केंद्र की मंशा को दर्शाते हैं। बंगाल किसी भी तरीके से गैर लोकतांत्रिक शक्तियों के आगे नहीं झुकेगा। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 अफसरों को दिल्ली वापस बुला लिया था, लेकिन ममता सरकार ने कहा था कि उनके पास अफसरों की कमी है, ऐसे में वो इन्हें नहीं भेजेंगे। हालांकि केंद्र की ओर से फिर से अफसरों की चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी और अन्य बड़े अफसरों को कानून व्यवस्था के मसले पर समन किया गया है। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी में तकरार बढ़ रही है, फिर चाहे वो राजनीतिक जंग हो, पार्टी में सेंधमारी या फिर जुबानी जंग। बता दें कि बंगाल में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की जनता को अब बिजली का झटका। कमलनाथ बोले, शिवराज सरकार ने जनता के साथ किया बड़ा धोखा। जी हां दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही बढ़ोतरी के बीच मध्य प्रदेश की जनता को अब बिजली का झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 1.98% की बढ़ोतरी की है। नई दरें 26 दिसंबर से लागू होंगी। विद्युत विनियामक आयोग ने गुरुवार की रात को नई टैरिफ जारी की। इसके मुताबिक 30 यूनिट तक की बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर किसी तरह का असर नहीं होगा। वहीं उपभोक्ताओं को मीटर किराया नहीं देना होगा। पहले सिंगल फेज में 10 रुपए, 3 फेज में 25 रुपए और 10 किलोवाट से ऊपर भार के उपभोक्ताओं को 125 रुपए महीने मीटर किराया लगता था। नए टैरिफ के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 8 पैसे से 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा फिक्स चार्ज में भी 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 5 रुपए अतिरिक्त देना होगा। इसी तरह 100 यूनिट पर 12 रुपए, 150 यूनिट पर 22.50 रुपए का असर पड़ेगा। वहीं किसानों को 10 HP विद्युत भार तक 750 रुपए प्रति HP प्रति वर्ष और इससे अधिक विद्युत भार पर 1500 रुपए प्रति HP की दर से बिल देना होगा। पहले किसानों को 10 HP तक 700 रुपए प्रति HP की दर से भुगतान करना पड़ता था। वहीं 10 HP से ऊपर 1400 रुपए प्रति HP प्रति वर्ष देना होता था। बिजली दरों के नए टैरिफ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, अब की बार महंगाई
महंगाई से राहत देने वाली सरकार का नारा देने वाली बीजेपी जनता को महंगाई की आग में निरंतर झोंक रही है। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के बाद रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भारी वृद्धि और अब बिजली की दरों में वृद्धि। उन्होंने आगे कहा, महंगाई डायन खाए जात है का नारा देने वाले कोरोना काल में भी जनता को महंगाई की मार के बोझ तले कुचल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने जनता को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देकर राहत प्रदान की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने बिजली महंगी कर जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ी, कहा बीजेपी ने इलेक्शन फंडिंग का किया है जुगाड़। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध जताया और दिल्ली विधानसभा ने सभी कानूनों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह किसानों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। केजरीवाल ने कहा कि ऐसा करते हुए मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे देश का किसान सड़क पर है और मुझे तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि यह सदन केंद्र सरकार से अपील कर रहा है कि ये कानून वापस ले लो। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भाजपा ने चुनावों को कितना महंगा बना दिया है, यह बात सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि बीजेपी के चुनावों की फंडिंग के लिए बनाए गए हैं। यह बात किसान तो समझ गए हैं और बाकी देशवासी भी जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कृषि कानूनों का फायदा समझ नहीं आ रहा, इसलिए अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है। योगी आदित्यनाथ एक रैली में कह रहे थे कि इन कानूनों से किसी की जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा है क्या? भाजपा वाले कहते हैं कि किसान अब अपनी फसलें पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। धान का MSP 1868 रुपए है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश में 900 से 1000 रुपए में बिक रहा है। मुझे बता दीजिए ये किसान देश में कहां अपनी फसल बेच कर आए। केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र से पूछना चाहता हूं कि किसानों को और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। उन्होंने कहा कि हर किसान भगत सिंह बन गया है। सरकार कह रही है कि वह किसानों तक पहुंचकर कृषि कानूनों के लाभों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की केंद्र सरकार को 2 टूक, कहा हम बातचीत के लिए तैयार लेकिन विरोध नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन का कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। हालांकि इस बीच किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। इस बीच दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि वे सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध नहीं छोड़ेंगे। इस बीच टिकरी बॉर्डर पर विरोध कर रहे एक किसान ने कहा कि हम बातचीत के लिए और दौर के लिए जारी हैं। केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की मदद ले रही है ताकि उनके अहंकार को चोट ना पहुंचे। साथ ही कहा कि टेबल की बातचीत का लाइव टेलीकास्ट किया जाए। आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को हटाने संबंधी याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम आज कानूनों की वैधता पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। हम केवल विरोध के अधिकार और देश में कहीं भी मुक्त आवाजाही के अधिकार पर निर्णय लेंगे। इसके साथ पीठ ने कहा कि अगर किसान और सरकार वार्ता करे तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध अहिंसक होना चाहिए। अदालत ने कहा हम कृषि कानूनों पर बने गतिरोध का समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसान संघों के निष्पक्ष और स्वतंत्र पैनल के गठन पर विचार कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टल गई है। अदालत में किसी किसान संगठन के न होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टी है, ऐसे में वेकेशन बेंच ही इसकी सुनवाई करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान विरोध का तरीका बदले और सरकार कानून को होल्ड पर डालने की संभावना ढूंढे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की कही 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं। कई दौर की वार्ता और कोशिशों के बावजूद यह प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले सुनवाई की और प्रदर्शन को किसानों का हक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावनाएं तलाशने को कहा। जानिए सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की 10 बड़ी बातें। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सरकार अदालत को यह आश्वासन दे सकती है कि जब तक इस मामले पर कोर्ट सुनवाई न करे, केंद्र कानून को लागू न करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने कहा कि वह किसानों से बात करने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगा। आज अदालत में किसी किसान संगठन के न होने की वजह से कमेटी बनाने को लेकर फैसला नहीं हो सका।
तीसरा, आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, इसलिए अब मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे सभी किसान संगठनों के पास नोटिस जाना चाहिए। चौथा, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन ये कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की जा सकती है। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं वह यह है कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। छठा, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हम कृषि कानूनों पर बने गतिरोध का समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञ और किसान संघों के निष्पक्ष और स्वतंत्र पैनल के गठन पर विचार कर रहे हैं। इस पैनल में पीएस साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन और अन्य सदस्य हो सकते हैं। सातवां, यह कमेटी जो सुझाव देगी उसका पालन किया जाना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।